इसमें क्या बता रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का? सबसे पहले क्या बताए थे, फैक्टर अफेक्टिंग ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन solubility of gas in liquid। ठीक, इसमें सबसे पहला टर्म क्या बताए थे, नेचर ऑफ गैस बोलो या सॉल्यूट बोलो, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट या गैस बोलो, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूट ही गैस है। ठीक, इसमें जो क्या बोले थे कि सॉल्यूट जो है प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया है। इसमें क्या बताया, तो सॉल्यूट जो है वो क्या है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड। ठीक, तो जब गैस और लिक्विड मिला के जब सॉल्यूशन बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो जनरली हम बताए थे क्या कि नेचर ऑफ सॉल्यूट में बहुत सारा जो गैस होता है वो क्या है, ज्यादा सॉल्यूबल होता है, मतलब कुछ कम सॉल्यूबल होता है, कुछ ज्यादा सॉल्यूबल होता है। जैसे एग्जांपल में बताए थे स्लाइटली सॉल्यूबल कौन कौन था, स्लाइटली सॉल्यूबल इन लिक्विड कौन कौन था, तो ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ये सब क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल। ये 100% सॉल्यूबल नहीं होता है इसमें लिक्विड में। लेकिन हाई सॉल्यूबल में कौन बताए थे, हाईली सॉल्यूबल में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl। HCl जो ले रहे हैं देखो, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैसियस फॉर्म में ले रहा है, ठीक है, HCl हो गया, उसके बाद NH3 अमोनिया हो गया, एक्सेट्रा। ये सारा सब क्या था, हाईली सॉल्यूबल था किसमें, लिक्विड में। मतलब वाटर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है HCl NH3 ये सब हाईली सॉल्यूबल होता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब जो होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या सेकंड हम बताए थे, आने वाले तो बताने वाले थे, यहाँ देखो ये तो कल का था इतना कम। चलो आज का क्या है, उसके बारे में बताए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब चलो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में जनरली हम क्या है, सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, लिक्विड जो होगा, जो सॉल्वेंट है या लिक्विड है उसका नेचर कैसा होगा, उस पर भी डिपेंडेंट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। समझे, उस पर भी डिपेंड करता है, कैसे करता है, जनरली जैसे देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल इन क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन अगर इसको हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल देंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड में डालते हैं, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली सॉल्यूबल हो जाता है ऑर्गेनिक लिक्विड में। ठीक, तो ऑक्सीजन जैसे क्या बताएं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये क्या है, आर हाईली soluble in organic solvent like इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना कोई, रोहन। रोहन, हाँ इथेनॉल का फॉर्मूला जरा बताना तो। सर्च नहीं मारना है, एकदम गूगल करना। हाँ क्या बोले, CH3CH3COOH, ये इथेनॉल का होता है। तो एसिटिक एसिड का क्या होगा, C2H5OH, ये क्या हुआ, इथेनॉल। ठीक, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इथेनॉल बोलो या इथाइल अल्कोहल बोलो, अल्कोहल। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब जो होता है वो क्या होता है, देखो वाटर में तो लेस सॉल्यूबल होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात करते हैं तो वो क्या करेगा, वो हाई सॉल्यूबल होगा। मतलब क्या हुआ कि, कहाँ लिख रहे हैं, हाँ यहाँ पे, तो देखो मतलब क्या है, वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड हो रहा है, ये क्या है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड है कि अगर सॉल्वेंट में वाटर लेंगे तो ऑक्सीजन कम सॉल्यूबल हो गया,
लेकिन अगर इथेनॉल लिए तो क्या हुआ, हाईली सॉल्युबल हो जाता है। मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस इन लिक्विड है वो जनरली किसका होगा, सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट पे भी डिपेंडेंट है। ठीक, उसके बाद क्या देखो, अब अमोनिया सब जैसे देते हैं। ठीक, जैसे अमोनिया सब हुआ, अमोनिया हुआ, HCl हुआ, ये सब क्या होता है, ये सब क्या हुआ, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है उसमें कम सॉल्युबल होता है। समझे, ये सब क्या हुआ, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है, ये सब क्या हुआ, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या हुआ, लेस सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है ये वाटर और अति क्या है, इथेनॉल, इस दोनों में डिफरेंस आ रहा है सॉल्युबिलिटी का। मतलब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर सॉल्वेंट में वाटर ले लिए तो कुछ और है, और इथेनॉल ले लिए तो कुछ और है। मतलब डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड किया, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड। इसको सॉल्वेंट के साथ क्या लिखते हैं, लिक्विड, क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, सॉल्वेंट को इसमें क्या लिए हैं, लिक्विड लिए हैं। ठीक, समझ में आया ये चीज। अब चलो, अब टेम्परेचर का देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नोट हो जाए तो बताना। हो गया, और सबका हो गया नोट ना, चलो ठीक है। कुछ दिन बाद देखा, प्रियांशु नहीं आई आज ना। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। थर्ड नंबर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जनरली क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जस्ट इसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। जबकि हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़े थे कि अगर इंडोथर्मिक है तो क्या होता है, बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक है तो घटेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid decreases, decreases नहीं तो उल्टा लिख देते हैं, increases with decrease in temperature।
ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब क्या होगा, टेम्परेचर को हम लोग जनरली डिक्रीज करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हम लोग जो एक्वेटिक लाइफ जो देखते हैं जनरली, चलो देखो इसमें क्या हुआ, जनरली सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है, देखो जितना भी, देखो सिंपल समझो कि जो ज्यादा गर्म पानी होता है ना, वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो एक्वेटिक एनिमल सब हुआ है वो सब क्या हुआ, नहीं रहता है। लेकिन अगर जहाँ क्या क्या ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी में क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर लेता है, ठीक। तो जस्ट उसका इफेक्ट इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जब क्या हुआ, पानी जब ठंडा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, समझे। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या हुआ, पानी में बहुत अच्छे से घुल गया, और जब पानी में उसको बहुत अच्छे से घुला रहेगा तो क्या होगा, अंदर सबको ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन वही अगर गर्म पानी का बात करते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जनरली कम पड़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी कम होगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो वाटर में कम सॉल्युबल होगा, और जब एक एनिमल जो, मतलब क्या बोले, ऑक्सीजन जब क्या होगा, वाटर में जब कम सॉल्युबल होगा, तो उसके बाद क्या हुआ, जितना भी एक्वेटिक लाइफ होता है, जितना भी एक्वेटिक एनिमल है, मतलब जल पानी के अंदर जितना भी जीव जंतु सब रह रहा है, ठीक, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसके वजह से वो क्या होगा, ज्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। इसीलिए इसमें क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो इसी का, अगर पूछेगा कि पानी में क्या हुआ, जनरली जो गर्म पानी में क्यों नहीं करता है और ठंडा पानी में एक्वेटिक लाइफ बहुत अच्छे से रहता है, क्यों, तो उसका रीजन यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसका रीजन क्या होगा, यही होगा। क्योंकि क्या बोले, उसका रीजन क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करता है जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक। तो उसका रीजन हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक। चलो एनिमल स्पेसिस लिख दिया। कोल्ड वाटर, इसका एग्जाम्पल यही लिख देते हैं। चलो देखो, अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है इसमें, एक चीज क्या है, केमिस्ट्री मतलब याद रखना, एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्सेप्शन है कुछ, तो वो हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि हाइड्रोजन गैस और इनर्ट गैस जो होता है वो जनरली क्या हुआ, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो होता है लिक्विड का वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इससे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है तुम लोग को, एक्सेप्शन पे, जहां एक्सेप्शन दिख जाए उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो देखो एक्सेप्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस dissolve in non-aqueous solution, non-aqueous solution, hydrogen inert gas dissolve in non-aqueous solution like alcohol, acetone, glycol, etc. Then solubility increases with increase in temperature, increase in temperature। अब देखो इनर्ट गैस में क्या क्या आ गया, इनर्ट गैस में जनरली क्या आता है, इनर्ट गैस में कौन कौन आता है, इनर्ट गैस में जनरली कौन कौन आया, मुंह, हाँ, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक।
ये सारा किस में आता है? हाँ आ रहा है सही। हाँ हाँ आ रहा है। ठीक, ये सारा किस में आ गया? इनर्ट गैस। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ कौन कौन? और इनर्ट गैस, ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नहीं 4 नंबर होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या हुआ। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है जनरली, देखो हम कल बताए थे कि ये सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में बताए थे क्या, कि ये दोनों में क्या होता है, उसमें प्रेशर इफेक्ट नहीं करता है। उसमें बताए थे क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो जनरली होता है वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको हम लोग जल्दी कंप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन गैस क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, जैसे देखो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, जनरली हम लोग हाई कंप्रेस करके उसको डाल देते हैं। ठीक, तो गैस जो होता है वो जनरली क्या हुआ, देखो देखो, सॉलिड एंड लिक्विड, ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन जनरली गैस क्या हुआ, वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसी वजह से क्या हुआ, उसमें तब आता है, देखो इसमें कौन आया, उसमें है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, ये हेनरी लॉ क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, किसका होता है? पार्शियल प्रेशर का। मतलब जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब डायरेक्टली होगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या हुआ जनरली, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। कब? जब हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक, सब देखे हो ना, कोल्ड ड्रिंक से सोडा वाटर जनरली देखे होगा तुम लोग। तो सोडा वाटर में क्या होता है कि जब बॉटल जो होगा वो जब सील पैक रहता है तो देखो जनरली उसमें क्या होता है, बहुत कम बुलबुला सब रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बुलबुला सब उसमें रहता है, ठीक है, वो कौन क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जैसे हम लोग ढक्कन को खोलते हैं तो एकाएक क्या होता है, बहुत सारा बुलबुला बाहर आता है, मतलब जितना भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरली जो होता है वो एकाएक बाहर आ जाता है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि जब हम लोग प्रेशराइज किए तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला हुआ था। ठीक, जैसे हम लोग प्रेशर कम किए, जब ढक्कन खोले, ठीक, तो प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन से अलग होने लगा, तो सॉल्युबिलिटी घटने लगा। तो उसी में एग्जांपल देखिए, अच्छा से याद हो जाएगा तुमको क्या, कि जब प्रेशर बढ़ा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा हुआ रहता है। मतलब जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब क्या होगा, प्रेशर को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी जनरली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज बताया कौन? तो ये बताया कौन? हेनरी। ठीक है, साइंटिस्ट से हेनरी। तो यही बताया क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस इन लिक्विड होता है वो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो चलो देखो लिख देते हैं हेनरी लॉ क्या बोलता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional directly proportional to the partial pressure of gas above the surface, above the liquid surface, above the liquid surface is directly proportional to,
ठीक, अब देखो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और अबव द लिक्विड सरफेस क्यों बोला। देखो जनरली हम बताते हैं क्यों बोला। जब भी कोई कंटेनर में क्या होगा, कोई भी चीज को गर्म करो, पानी को ही गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी इसमें गैस करके हम लोग गर्म कर दिए, ठीक। तो जो ऊपर वाला सरफेस होगा ये क्या होगा, वेपराइज होगा, वेपराइज होगा, वेपराइज होकर क्या होगा, बाहर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक, एक ढक्कन से क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो ये बंद होके क्या होगा, ये जनरली टकराएगा, फिर क्या होगा, नीचे आएगा। अब बहुत सारा लिक्विड क्या होता है, वेपर कंडेंस हो जाता है, कुछ वेपर में ही रहता है। वेपर प्रेशर क्या हुआ जनरली, मतलब जो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक, जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर। अब देखो ये वेपर बना, उसके बाद क्या होगा, उससे टकराने के बाद क्या होगा, ये लिक्विड पे प्रेशर देगा, वापस लौटने के बाद क्या होगा, ये प्रेशर देगा। प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड क्या होगा, कंडेंस होकर जनरली क्या हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि जैसे एलपीजी में जो गैस होता है वो कंडेंस होके क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एलपीजी में क्या होता है, गैस ही रहता है ना, जब निकालते हैं तो गैस बनता है, लेकिन जब वो सिलेंडर में रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। वो क्या हुआ, ये जब क्या होता है, वेपराइज होता है, उसके बाद ये टकराने में क्या होता है, ये लिक्विड जो है इस पे क्या करता है, ये प्रेशर डालता है, समझे, ये क्या होता है, प्रेशर डालता है, ठीक। तो यही बोलने का मतलब, एवं लिक्विड सरफेस बोलने का मतलब है ये लिक्विड सरफेस जो है इसके ऊपर जो वेपर बना है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, यह पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, एबव द लिक्विड सरफेस, क्योंकि इसमें जो गैस मिला हुआ होगा ये भी क्या करेगा, प्रेशर लगाता है चारों तरफ, समझे, ये भी क्या होता है, प्रेशर लगाता है चारों तरफ। लेकिन ये प्रेशर का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, लिक्विड सरफेस के ऊपर वाले जो प्रेशर है, ठीक। अब चलो आगे देख रहे थे, तो अब क्या बताया, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। अब क्या बोला इसमें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ, नहीं इसको लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ gas is directly proportional to the solubility, बात मत करो, solubility of gas in liquid, ठीक, ये चीज लिख सकते हैं। तो हम लोग solubility of gas in liquid को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, एक्सप्रेस्ड एज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक। solubility को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करेंगे, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन में इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हम क्या एक्सप्रेस कर दिया, मोल फ्रैक्शन में। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, दोनों लिखना है।
हो गया। चलो थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को जनरली में पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक। P is directly proportional to mole fraction of gas in liquid। इसको हम लोग काय बोलते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसको समझे, इसको एक्स ही मानते हैं, ठीक। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जनरली एक्स एक्सप्रेस करते हैं, वैसे बोलते हैं इसको काय है, ये ऐसे नहीं होता है, हाँ काय बोलते हैं इसको, ऐसे इस तरह होता है, मतलब तो पूरा एक्स नहीं होता, ये थोड़ा सा होता है, तो इसको हम जनरली में एक्स ही मानते हैं, ठीक। ज्यादा कंफ्यूजन होगा, एक्स भी रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या होगा, तो पी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जब भी क्या होगा, कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्स, ठीक। यहाँ पे हुआ है के एच जो है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट, एंड अपने नाम पे दे दिया है ये हेनरी कांस्टेंट। ये वाला देखो, यहाँ पे हम क्या बोले, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेनरी लॉ जो है वो क्या बताया, समझो यहीं से, यहाँ से बताते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी को, और सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस में, मोल फ्रैक्शन में, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है कोई तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, तो हेनरी लॉ अब दिया तो ये अपने नाम पे कांस्टेंट रख दिया, तो के एच जो होगा वो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट। और सब गैस का अपना अपना हेनरी कांस्टेंट होता है, सब गैस का अपना अपना। देखो अब देखो, अगर हम लोग क्या होगा, जनरली इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं तो चलो इसका देख लेते हैं, तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एक्स होगा, ठीक। के एच इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एक्स, पी क्या है, प्रेशर है, इसका यूनिट क्या होगा, किलो बार, ठीक। पास्कल, किलो वाट बार, एटीएम, ये सब सारा क्या है इसका यूनिट, और एक्स जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तो मोल बाय मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल मोल खत्म हो गया, तो ये तो जनरली यूनिटलेस हो गया, ये क्या हुआ, यूनिटलेस हुआ, और यहाँ के बार हुआ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर की यूनिट के बराबर हो जाएगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही क्या होगा, के एच का यूनिट, ठीक। यूनिट क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही क्या होगा, के एच का, इसको बार में लेगा तो बार में होगा, इसका किलो बार होगा तो किलो बार, पास्कल हुआ तो पास्कल में, ठीक। या एमएम ऑफ एचजी, देखो इसका बहुत सारा हो जाता है, क्या होगा, एटीएम जो होता है वो भी प्रेशर का है, पास्कल है, ठीक। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और क्या बहुत सारा और बोल सकते हो, एमएम ऑफ एचजी है, तो बहुत सारा यूनिट है, तो जो यूनिट होगा इसका प्रेशर का वही यूनिट क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट का, ठीक। अब देखो, अब जनरली जब हम इस दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इधर पार्शियल प्रेशर, इधर क्या ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन, इधर पी, इधर एक्स, ठीक। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, ये जो स्लोप है क्या बताएगा, के एच का वैल्यू, ठीक। तो ग्राफ जनरली हो गया।
हाँ, एक्सेप्शन के बाद लिखा है, नहीं हेनरी लॉ लिखा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखाए थे। आवाज तुम लोग का नहीं यार, प्रियांशु को इतना लेट कैसे हो गया? टाइम सही है, अलार्म लगा के रखा करो। पार्शियल प्रेशर पी और मोल फ्रैक्शन एफ। चलो देखो, ये हो गया, ये क्या था, हेनरी लॉ था। ठीक, हेनरी लॉ समझ में आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें, ये लॉ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बहुत सारा रॉल्फ लॉ है, उसके बाद वो क्या बताए थे, लेट चैटलियर लॉ। एक क्या था, पहला क्या था, लेट चैटलियर लॉ। दूसरा क्या था, वो क्या था, टेम्परेचर के बारे में बताया था। और उसके बाद इंडोथर्मिक में सॉलिबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है उसके साथ टेम्परेचर के साथ, एक्सोथर्मिक में घटता है, वो लेट चैटलियर बताया। उसके बाद दूसरा क्या है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर का। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द सरफेस। ठीक, दूसरा क्या हुआ, फिर तीसरा डाल्टन लॉ आएगा, धीरे धीरे भी बढ़ते रहेगा। देखते हैं क्या लॉ पढ़ना, ये सब कुछ नहीं। चलो, ये खत्म हो गया इधर, अब वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। तो देखो, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। केएस का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, वो घटेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन बता देते हैं तुम लोग को। चलो यहीं पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। अरे क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, हम बताए थे केएस का वैल्यू। चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। गिवन दैट के एच का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक, उसके बाद क्या है, टेम्परेचर से कोई काम नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है किसका, वाटर का। ठीक, कितना, 500 मिलीलीटर। और उसके बाद कुछ दिया हुआ है, एटीएम है, मतलब प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2.5 एटीएम। तो चलो देखो, एक एटीएम में है और एक प्रेशर पास्कल में है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, एक कम से कम लाएंगे, एक जैसा यूनिट होना चाहिए, या तो पास्कल में लाएंगे तो एटीएम में। तो चलो इसको हम लोग एटी पास्कल में चेंज करते हैं। तो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 पावर
5 पास्कल। तो 1.001 है, तो इसको हम क्या मान लें, 2.5 ही मान लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। अब चलो देखो, हेनरी लॉ से क्या जानते हैं, फ्रॉम हेनरीज लॉ क्या होता है, P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। यप, एक्स कासे लिखते हैं, 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, तो देखो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P/KH लिख सकते हैं। P कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁵। ठीक, और उसके बाद क्या है, KH है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो दोनों पास्कल है ना इसको। देखो इसका क्या आता है, 2.5 डिवाइड 1.67, तो 1.49 आ रहा है, लगभग 1.5 के लगभग आ रहा है। 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक, इतना आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ अब देखो ये मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल फ्रैक्शन किसका है, अच्छा ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये वाटर का होगा कि CO2 का होगा, ये बताओ जरा। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस था ना इन लिक्विड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, गैस इन लिक्विड, तो ये किसका है, CO2 का है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू तो इतना हो गया, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू जानते क्या है हम, तो मोल फ्रैक्शन CO2 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक, इतना हो गया, थोड़ा बड़ा है। अब चलो ये तो दिया हुआ, अब देखो यहाँ पे ये CO2 है, ये वाटर है। अब देखो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O जो है वो बहुत ग्रेटर देन कितना है, नंबर ऑफ CO2। ठीक है, जब क्या होगा ये बहुत ज्यादा बड़ा है, अब देखो यहाँ 1000 होगा, यहाँ 1 होगा, तो क्या होगा, सिंपल है, इसको क्या करते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जब बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, जनरली उसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, XCO2 इक्वल टू NCO2 बाय NH2O लिख दिए। ठीक, इसमें क्या फॉर्मूला यूज हुआ ये देखना, खाली एक फॉर्मूला यूज हुआ, दूसरा मोल फ्रैक्शन वाला यूज हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, M/V। ठीक, तो M इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू V होगा। वाटर का डेंसिटी क्या होगा, MH2O। ठीक, बट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1, और वॉल्यूम कितना है 500, तो क्या हो जाएगा वो 500 ग्राम हुआ। हाँ, तो मास ऑफ H2O कितना हो गया 500 ग्राम। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ देख लो, XCO2 इक्वल टू NCO2 बाय NH2O। ठीक, ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक, अब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, कोई तो बता ही रहा होगा। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, बता तो रहा है कोई। चलो हम बता देते हैं, आवाज तो आया नहीं लेकिन हाँ सही बताया होगा। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, तो वेट ऑफ CO2 बाय मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा,
CO2, ठीक, इनटू मोलर मास ऑफ H2O बाय वेट ऑफ H2O, ठीक। इसको वेट लिख लो, W लिख लेते हैं इसको, क्योंकि मास को हम लोग वेट लिखते हैं जनरली इसमें, ठीक। अब देखो यहां से निकल जाएगा, वेट ऑफ CO2 निकालना ही है हम लोग को, क्या लिखना है, क्वांटिटी ऑफ CO2 तो निकालना ही है, मोलर मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ CO2 जनरली क्या हो गया, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, कितना होगा 44, ठीक। तो 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू वेट ऑफ CO2 निकालना ही है, मास और मोलर मास ऑफ CO2 कितना है 44 इंटू मोलर मास ऑफ H2O कितना है 18 होता है ना, 2 इंटू 1 प्लस 16 हो जाएगा 18। H2O का लिख लेना है यहाँ मोलर मास, और यहाँ किसका है मोलर मास ऑफ CO2। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये। अब देखो वेट ऑफ H2O कितना निकला 500 ग्राम। चलो अब इसको सबको सॉल्व कर दो, तो WCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 500 इंटू 44 बाय 18। चलो इसको अगर सॉल्व करो, सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1.5 इंटू 0.5 इंटू 44 डिवाइड 18, 1.83 आ रहा है 1.83। तो ये क्या होगा, ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, तो लिख देंगे वेट ऑफ CO2 इक्वल टू 1.83 ग्राम। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो इसमें कितना कितना फॉर्मूला यूज हुआ, एक हेनरी लॉ का हुआ, एक मोल फ्रैक्शन वाला हुआ, एक डेंसिटी मास वाला हुआ, और एक क्या हो गया जनरली कहाँ है ये वाला। हाँ हेलो, हाँ अच्छा ठीक, बोर्ड नहीं दिख रहा है प्रियांशु, अब आने लगा देखो, अब बोर्ड दिख रहा है। अच्छा इस साइड वाला नहीं दिख रहा है ना, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा इधर कर देते हैं।